हेलो शाहिद। राजनीतिक विज्ञान बुक, राजनीतिक दल व दलीय राजनीति। आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक दल व दलीय राजनीति क्या होती है। पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। तो पहले जानते हैं कि आधुनिक युग में यानी आज के समय में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का युग है। कि हमारा आज का समय कैसा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का युग है तथा राजनीतिक दलों की अनुपस्थिति में लोकतंत्र की कल्पना करना बेकार यानी निराधार है। कोई कल्पना करना ही बेकार है। लोकतंत्र का अपरिहार्य अंग होने के कारण ही राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। राजनीतिक दल क्या है? लोकतंत्र का प्राण है। लोकतांत्रिक शासन स्वरूप चाहे संसारात्मक या अध्यक्षात्मक दलीय व्यवस्था के अभाव में इसका संचालन संभव नहीं है। यही कारण है कि राजनीतिक दलों में शासन का चतुर्थ अंग भी कहा जाता है। राजनीतिक दल में जो शासन का चतुर्थ अंग क्या होता है? राजनीतिक दल होते हैं। समान रूप में समान दृष्टिकोण वाले व्यक्ति जब परस्पर मिलकर समूह का संगठन बना लेते तो उसे क्या कहते हैं? राजनीतिक दल कहते हैं। यानी समान रूप में यदि कहा जाए तो क्या? समान दृष्टिकोण समान रूप वाले व्यक्ति जब परस्पर मिलकर एक समूह या संगठन बना लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? राजनीतिक दल कहा जाता है। यदि हम दूसरे शब्दों में जाने तो राजनीतिक दल व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है। जो राजनीतिक दल है वह व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जिसका सर्वाधिक समस्याओं व उनके समाधान के संबंध में समान दृष्टिकोण या विचारधारा होती है तथा उसी पर आधारित नीतियों एवं कार्यक्रमों के सहारे वह जनमत को अपने पक्ष में करके विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सत्ता का अधिकार करना चाहते हैं। तो यानी सत्ता पर अधिकार करने वाले ऐसे व्यक्ति जो सार्वजनिक समस्याओं व समाधान के संबंध में समान दृष्टिकोण विचारधारा से किसी विशेष नीति के सहारे काम करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? राजनीतिक दल कहा जाता है। अब जानते राजनीतिक दल एक्चुअली में होता क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो राजनीतिक दल परिभाषा और महत्व। तो विभिन्न विद्वानों ने राजनीतिक दल के विभिन्न भिन्न रूप से परिभाषित किया है। इनमें से कुछ प्रमुख परिभाषा निम्नलिखित है जिनमें से गिलक्राइस्ट ने कहा है। गिलक्राइस्ट जी कहते हैं कि राजनीतिक दल नागरिकों की उस संगठित समुदाय को कहते हैं जिसके सदस्य समान राजनीतिक विचार रखते हैं और एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। इसी पर मैकाइवर कहते हैं कि राजनीतिक दल वह समुदाय है, यानी जो राजनीतिक दल है वह समुदाय है जो किसी ऐसे सिद्धांत अथवा नीति के समर्थन के लिए संगठित हुआ है जिससे वह संवैधानिक उपायों द्वारा शासन का आधार बनाने का प्रयत्न करता हो। इसी पर एडमंड वर्क ने कहा है कि राजनीतिक दल कुछ लोगों का एक समूह है। यानी राजनीतिक दल क्या है? कुछ लोगों का एक समूह है जो कुछ सिद्धांतों पर सहमत अपने संयुक्त प्रयासों द्वारा जनहित को आगे बढ़ाने के लिए संगठित रहता है। इसी पर गेटल ने अपने कुछ विचार प्रस्तुत किए हैं कि राजनीतिक दल पूर्ण अथवा अपूर्ण रूप से संगठित उन नागरिकों का एक समूह होता है जो एक राजनीतिक संस्था की भांति कार्य करते हैं जिनका लक्ष्य अपने मताधिकार के प्रयोग द्वारा सरकार पर नियंत्रण रखना व अपनी सामान्य नीति का संपादन करना होता है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि राजनीतिक दल व्यक्तियों का एक ऐसा समुदाय है जो एक समान विचारधारा से प्रेरित होकर सामूहिक प्रयासों द्वारा सत्ता प्राप्त कर निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति करता है। राजनीतिक दल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग एवं ठोस आधार है। राजनीतिक दलों की जो सहायता से सरकार को संवैधानिक तरीके से परिवर्तित किया जा सकता है तथा क्रांति की आवश्यकता नहीं होती है। शासन में सक्रियता राजनीतिक दलों का कारण ही आती है। जनता का नेतृत्व कर प्रदान करना तथा व्यवस्था की स्थापना करना राजनीतिक दलों का ही दायित्व है। इसके अतिरिक्त लोकमत का निर्माण करना तथा जन इच्छा पर आधारित सरकार का गठन करना एवं नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना जैसे कार्य भी राजनीतिक दलों के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। और अब जानते हैं राजनीतिक दल की विशेषताएं व इसके गुण एवं दोष। तो हमने अभी इन परिभाषाओं को पढ़ करके जाना कि इसकी कई सारी विशेषताएं भी हैं, जैसे कि समान विचारधारा व दृष्टिकोण से युक्त व्यक्तियों का संगठन, यानी एक जैसी विचारधारा रखने वाले व एक जैसे दृष्टिकोण रखने वाले
व्यक्तियों का क्या है, संगठन है राजनीतिक दल। तो दूसरा है इसमें उद्देश्य की प्राप्ति हेतु शांतिपूर्ण व संवैधानिक साधनों का प्रयोग, यानी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु शांतिपूर्ण व संवैधानिक साधनों का प्रयोग। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हित के अनुकूल, यानी राष्ट्रीय हित के अनुकूल नीतियों व कार्यक्रमों का निर्धारण करना। नेक्स्ट है विचारधारा के आधार पर विभिन्न वर्गों में, विचारधारा का विभिन्न वर्गों में विभक्त, जैसे कि उदारवादी, अनुदारवादी, वामपंथी आदि। इसी पर है दलों का निर्माण धार्मिक व आर्थिक आदि किसी भी आधार पर किया जा सकता है, किंतु आर्थिक कार्यक्रम सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। आर्थिक कार्यक्रम होने पर ही किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय महत्व प्राप्त होता है। इसी पर इसकी जो है कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि प्रत्येक राजनीतिक दल का एक नेता होता है। आप जानते हैं प्रत्येक राजनीतिक दल का एक नेता होता है, लीडर होता है, तथा अनुयायी उसी आदर्शों का पालन करते हैं। जैसे कोई नेता बनाते उसी के बातों का पालन करते, उसी की आज्ञा का पालन करते, उसी जो कहता वही करते हैं। इसी पर अभी देखते हैं अगला है जो किसी भी राजनीतिक दल के अंतर्गत वैचारिक सहमति का होना अति आवश्यक है। कोई भी जो राजनीतिक दल उसमें सभी संगठन के सदस्यों का आपसी में सहमति होना बहुत जरूरी होता है। ऐसा न होने पर राजनीतिक दल का शीघ्र अतिशीघ्र विघटन हो जाता, नहीं वो दल क्या हो जाता, टूट जाता है। अब इसके जानते हैं जो राजनीतिक दल है इसके गुण क्या हैं। तो राजनीतिक दल के जो गुण हैं वो हैं आपके कि पहला है राजनीतिक दलों के द्वारा अपनी नीतियों व कार्यक्रमों का जो प्रचार किया जाता है उसे जनता में राजनीतिक जागरूकता आती है। दूसरा, राजनीतिक दलों में अस्तित्व के कारण ही लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन हेतु चुनाव कराना संभव हो पाता है। विरोधी दल सरकार की अनुचित नीतियों को आलोचना कर जनता के हितों की रक्षा करता है। राजनीतिक दल शासन से के विभिन्न अंगों के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हैं। ये विशेष रूप से व्यवस्थापिका व कार्यपालिका को परस्पर संबंध करते हैं। राजनीतिक दल लोक कल्याणकारी, रचनात्मक व सुधारात्मक कार्य संपन्न होते करते हैं और कई राजनीतिक दल विशेष समस्याओं के समाधान हेतु तो विशेषज्ञ समितियों की नियुक्ति करते हैं और समस्याओं का शोध हो जाने के बाद निर्णय लेना सरल हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी समस्या का उसके बारे में अच्छे जानकारी मिल जाए तो उस पर निर्णय लेने में, उचित और अनुचित का निर्णय लेने में काफ़ी सरलता हो जाती है। अब जानते हैं हम राजनीति, ये जो राजनीतिक दल होते हैं इसके दोष क्या हैं। क्योंकि देखिए आप जानते हैं कोई भी वस्तु हो या कोई संगठन हो, यदि उसके विशेषता, फायदे या गुण हैं तो उसका नुकसान या दोष भी होते हैं। तो देखते हैं दोष क्या है। राजनीतिक दल जनता के हितों की अपेक्षा स्वाहितों को अधिक महत्व देते हैं और इसके लिए वे अनुचित साधनों को अपनाने में कोई संकोच नहीं करते हैं। बात सही है। नेक्स्ट है समानता। देखा गया है कि दलीय व्यवस्था जो होती है अक्सर यही देखा जाता है कि दलीय व्यवस्था के कारण शासन योग्य व्यक्तियों की सेवाओं में वंचित रह जाता है। इसी प्रकार है नेक्स्ट, चुनावों के दौर राजनीतिक दल मिथ्या प्रचार, चुनावों के दौर राजनीतिक दल गलत प्रचार करते हैं, झूठे वादे व झूठे प्रलोभनों के द्वारा तथा अन्य दलों की आलोचना कर जनता को भ्रमित करते हैं तथा इसका स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और जनता भ्रमित होकर इधर उधर अपना वोट वितरित कर देती है। नेक्स्ट है कि राजनीतिक दलों की जो बात करते हैं तो पारस्परिक अपेक्षाओं के कारण सार्वजनिक जीवन में कटुता व्याप्त हो जाती है जो जनता में भी मतभेदों को उत्पन्न करती है। और राजनीतिक दलों को यद्यपि राजनीतिक शिक्षा एवं राजनीतिक जागरूकता का साधन माना जाता है, किंतु व्यवहार में राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप के द्वारा जनता को गुमराह करते हैं। इसका जो नेक्स्ट दोष है, राजनीतिक दलों के कारण राजनीतिक व्यवसायी करण होता जा रहा है और चुनाव में दौर उम्मीदवारों को जिन समूहों में आर्थिक सहायता प्राप्त होती है, सत्ता प्राप्ति के बाद वे उन्हीं हितों की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं और इसके लिए उचित व अनुचित किसी भी प्रकार के साधनों का प्रयोग करने में संकोच नहीं करते हैं। और रिश्वत व पक्षपात आदि में राजनीति में भ्रष्टाचार फैलता है। अगला जो दोष है, वोटों की राजनीति जनहित की उपेक्षा, दलीय हितों में प्राथमिकता, पक्षपात, भ्रष्टाचार आदि कारणों से राष्ट्रीय हितों की अवहेलना होती है। इन सभी दोषों को देखते हुए यह प्रश्न उठता है हमारे मनों में कि दल विहीन लोकतंत्र संभव है क्या? ये बिना दल के कोई लोकतंत्र हो सकता है?
इसका जो उत्तर होगा सीधा, राजनीतिक दलों के अस्तित्व के बिना प्रतिनिधित्वक लोकतंत्र की स्थापना कदापि नहीं की जा सकती, किंतु आवश्यकता इस बात की है कि दलीय प्रणाली के दोषों को दूर करने के साथ साथ जनता को जागरूक करना या बनाए रखना, उनमें बौद्धिक और नैतिक स्तर से उच्च बनाने का प्रयास किया जाए। और जो राजनीतिक दल होते हैं उनको हमें काफ़ी जो उनके जो कमियां दोष उनको निखारना चाहिए और हमें उचित निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दल जो होते हैं हमारे द्वारा ही सुदृढ़ रहते हैं, ये जनता के द्वारा ही मजबूत बने रहते हैं। अब इसमें देखते हैं दलीय व्यवस्था के प्रकार क्या है, दलीय व्यवस्था कितने प्रकार की होती है। जो हमारी जो दलीय व्यवस्था होती है भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था एवं बहुदलीय व्यवस्था। तो एक दलीय व्यवस्था यानी सिंगल पार्टी सिस्टम क्या होता है, तो देखते हैं जैसा कि नाम से ही विदित है, यानी नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि एक ही शासन, यानी नाम से इस प्रकार का शासन व्यवस्था जो केवल एक ही दल का अस्तित्व होता है, किंतु यह व्यवस्था लोकतंत्र के लिए उपयुक्त नहीं है, अपितु इसका अस्तित्व साम्यवादी देशों जैसे चीन, उत्तर कोरिया आदि में देखने को मिलता है। यानी एक दलीय व्यवस्था का है कि वहाँ पे निरंकुश शासन, निरंकुश तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा होता है कि वहाँ पे बिल्कुल एक प्रकार से निरंकुशता ही आ जाती है, वहाँ पे किसी का कोई दबाव नहीं रहता, कोई विरोधी नहीं होता है। तो एक दलीय व्यवस्था लोकतंत्र में अच्छे से उपयुक्त नहीं हो पाती है। इस प्रकार देखते हैं द्विदलीय व्यवस्था क्या होती है, बी पार्टी सिस्टम क्या होता है। इस प्रकार की व्यवस्था किसी भी देश की राजनीति में केवल 2 राजनीतिक दलों का अस्तित्व होता है। कई बार कई छोटे छोटे राजनीतिक दल हो सकते हैं, किंतु उनका प्रभाव राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में बिल्कुल कम होता है, और इंग्लैंड व अमेरिका में यही व्यवस्था है। नेक्स्ट है अब जो आपका तीसरी है बहुदलीय व्यवस्था यानी मल्टी पार्टी सिस्टम। ये मल्टी पार्टी सिस्टम एक्चुअली में होता क्या है, तो इसके अंतर्गत किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था बहुत से राजनीतिक दलों के अस्तित्व होता, और यह व्यवस्था लोकतंत्र का प्रमुख आधार है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था प्रणाली को ही अपनाया गया है। हमारे यहाँ पे जो है भारत में बहुदलीय प्रणाली ही है। अब देखते हैं कि भारत में हमारी जो दलीय व्यवस्था है क्या, तो हमारे भारत की जो दलीय व्यवस्था की मुख्यतः 3 विशेषताएं हैं। हमारा जो भारत का जो सिस्टम है, पार्टी सिस्टम है, वो हमारे भारत की जो है उसमें मुख्यतः 3 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है बहुदलीय प्रणाली यानी मल्टी पार्टी सिस्टम। क्या है? मल्टी पार्टी सिस्टम। भारत में बहुदलीय प्रणाली को अपनाया गया है। देश में अखिल भारतीय राजनीतिक दलों के साथ साथ क्षेत्रीय दलों को भी पर्याप्त संख्या है। परिणाम स्वरूप केंद्र व राज्यों में भी विभिन्न दलों की अहम भूमिका देखने को मिलती है। जैसे कि हमारे यहाँ कांग्रेस, भाजपा, इस तरह के कई सारे दल हैं, आम आदमी पार्टी के यहाँ कई सारे दल हैं, और इसी प्रकार हमारे जो केंद्र पर हो गए, इसी प्रकार राज्य पर होते हैं भाजपा, बीजेपी, सपा, बसपा, इस तरह कई सारी पार्टियां अलग अलग, शिवसेना, ये सभी पार्टियां क्या है आपकी कई सारे दलों में हैं जो कि केंद्र व राज्य स्तरों पर होती हैं। अब देखते हैं दलीय वर्चस्व यानी अगली जो विशेषता इसकी क्या है, दलीय वर्चस्व। तो देश में जब किसी राजनीतिक दल का वर्चस्व रहा तब राजनीतिक स्थायित्व भी देखने को मिला। उदाहरण, स्वतंत्रता के बाद सन 1967 तक केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी कांग्रेस का वर्चस्व रहा, और उसके बाद 2004 तक इस वर्चस्व में कमी आने के कारण राजनीतिक अस्तित्व जो अस्थायित्व की स्थिति बनी रही। तदुपरांत 2004 से 2014 तक कांग्रेस का तथा 2014 से वर्तमान तक भाजपा का वर्चस्व होने के कारण राजनीतिक स्थायित्व को स्थिति में है। अब देखते हैं क्षेत्रीय दलों का निर्माण। तो भारत में प्रारंभ से ही क्षेत्रीय व सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण किया जाता रहा है। इनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं कि हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, शिवसेना, अकाली दल, DMK, अन्ना DMK, असम गण परिषद, तेलुगु देशम आदि। और दलीय नीतियों व कार्यक्रम, तो हमारे यहाँ की जो दलीय नीतियाँ होती हैं, पार्टी पॉलिसीज होती हैं और उसके प्रोग्राम्स होते हैं, वो क्या हैं, तो देश में लगभग सभी राजनीतिक दल प्रजातंत्र व समाजवाद के सिद्धांतों को विश्वास रखते हैं। इसी आधार पर सभी दल बेरोजगारी उन्मूलन, गरीबी हटाओ तथा मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण आदि के संबंधित कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। अब जो इसकी विशेषता में एक सम्मिलित है कि संगठित विपक्ष का अभाव,
यानी किसी भी संसदीय प्रजातंत्र में एक सशक्त विपक्षी दल का होना अनिवार्य है, किंतु भारतीय राजनीति में सदैव से ही एक सशक्त विपक्षी दल का अभाव रहा है, और यदि विपक्षी दल रहा भी तो उसकी भूमिका अनर्गल आलोचना तथा सत्ता दल को पदच्युत करने में, पद से उतारने की भावना में ही वो हमेशा बिजी रहता था। अगली विशेषता जो है इसकी सत्ता लोलुपता, यानी सत्ता लोलुपता, यानी भारत के राजनीतिक दलों में आरंभ से ही सत्ता लोलुपता की नीति देखने को मिलती है, यानी लालच। देश में राजनीतिक दल सत्ता हथियाने के लिए अनैतिक व अनुचित साधनों को अपनाने में कोई भी संकोच नहीं करते, निसंकोच कोई भी निर्णय ले लेते हैं। अगला जो इसकी विशेषता दलीय, भारत में दलीय विभाजन की एक विशेषता है, जो कि देश के प्रत्येक राजनीतिक दल में गुटबंदी विद्यमान है। कांग्रेस का कई बार विभाजन हुआ तथा इसी प्रकार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जनता दल, लोक दल, अकाली दल आदि भी विभाजन का शिकार रहे हैं। अब देखते हैं जो इसकी जो अगली विशेषता है, सरकार दल बदल की प्रवृत्ति। जो भारत में है दलीय व्यवस्था को सबसे बड़ी कमजोरी यह रही है कि यहाँ दल बदल की प्रवृत्ति गंभीरता हो जाती है। इस प्रवृत्ति का देश में राजनीतिक व विघटनकारी प्रभाव हुआ है, और सन 1985 में दल बदल विरोधी अधिनियम पारित होने के बावजूद इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो अब जानते हैं हम कि हमारे जो भारत की दलीय राजनीति है उसमें प्रमुख उसकी विशेषताएं, उनको शॉर्ट में एक बार समझ लेते हैं। तो हमारे भारतीय दलीय की राजनीतिक जो प्रमुख विशेषताएं हैं वह हैं बहुदलीय प्रणाली, दलीय वर्चस्व, क्षेत्रीय दलों का निर्माण, दलीय नीतियों व कार्यक्रम, संगठित विपक्ष का अभाव, सत्ता लोलुपता, दलीय विभाजन, दल बदल की प्रवृत्ति। अब जानते हैं प्रमुख राष्ट्रीय दल कौन कौन से हमारे भारत में। तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, समाजवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी। तो ये हमारे क्या है प्रमुख राष्ट्रीय दल है जो हमारे राष्ट्र के अंतर्गत आते हैं। अब जानते हैं भारत के प्रमुख राजनीतिक दल कौन कौन से हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक राजनीतिक दलों का गठन किया गया। उनमें से मान्यता प्राप्त दलों को भी दो वर्गों में विभक्त किया गया, राष्ट्रीय दल व क्षेत्रीय दल। जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, यदि कोई राजनीतिक दल इन निम्न स्तरों पर, यानी राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, यदि कोई राजनीतिक दल कुछ इन जो दी गई शर्तें हैं उन शर्तों में किसी एक शर्त को पूरा करता है तो भारतीय निर्वाचन आयोग उस दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्रदान करता है। जो शर्तें हैं वो शर्तें इस प्रकार हैं। यदि कोई पंजीकृत, पहला शर्त जो है, यदि कोई पंजीकृत राजनीतिक दल 3 विभिन्न राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों की कम से कम 2% सीटें प्राप्त करता है। और दूसरी शर्त जो है, यदि कोई दल 4 विभिन्न राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनावों में कम से कम 4% सीटें प्राप्त करता है। तीसरी शर्त जो है, यदि किसी राजनीतिक दल को कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में राज्यीय दल की मान्यता प्राप्त हो। तो ये जो 3 शर्तों को मानने के बाद उसको क्या कर दिया जाता है, कोई दल को यानी कोई भी पार्टी को राजनीतिक राष्ट्रीय दल घोषित कर दिया जाता है। 1 दिसंबर 2002 में निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों की मान्यता संबंधित जो एक नियम लाया था, नियमों में परिवर्तित किया, और एक नियम के तहत राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए संबंधित राजनीतिक दल को लोकसभा व चुनाव अथवा विधानसभा चुनावों में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों से 6% मत प्राप्त करने के साथ ही किसी राज्य व लोकतंत्र में उस कम से कम 4 सीटें जितनी होंगी अथवा लोकसभा में कम से कम 2% सीटें जितनी होंगी अनिवार्य होगा, जो कम से कम 3 राज्यों से प्राप्त की गई हों। वर्तमान में भारत में 8 जो हैं राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, जिनको हमने पहले से प्रमुख राष्ट्रीय दल के रूप में पढ़ा था। तो पहले सबसे नंबर पे आती है भारतीय जनता पार्टी।
तो सन 1977 ईस्वी में जनसंघ विलय के उपरांत जनता पार्टी अस्तित्व में आई थी, किंतु इसकी असफलता के बाद सन 1983 में अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। इसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल रखा गया और यह कमल का फूल इसका चुनाव चिन्ह है। इस दल के 5 प्रमुख आदर्श इस प्रकार रहे: राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय एकीकरण, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, गांधीवादी समाजवाद, मूल आधारित राजनीति। भाजपा ने कांग्रेस द्वारा अपनाई गई जाने वाली तुष्टीकरण नीति को का परित्याग किया तथा उसके स्थान पर अल्पसंख्यकों में जीवन व संपत्ति की पूर्ण सुरक्षा की नीति अपनाई थी। भारतीय जनता पार्टी सन 1989 या 90 में चुनाव सफलतापूर्वक लड़े और सन 1990 में एल.के. आडवाणी के नेतृत्व में लोकसभा में 117 सीटें प्राप्त की और सन 1995 तक उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भाजपा की सरकारें थीं। इसी वर्ष गुजरात में तथा महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ भाजपा ने सरकार बनाई और भाजपा की स्थिति में निरंतरता सुदृढ़ता आई तथा सन 2014 में लोकसभा में पूर्ण बहुमत की स्थिति प्राप्त की तथा श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद 2019 के चुनावों में भी भाजपा ने लोकसभा चुनावों में पुनः बहुमत की स्थिति प्राप्त कर गठबंधन की सरकार बनाई तथा एक बार पुनः श्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए। फिर दूसरे नंबर पर आती भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। तो भारत में इस प्राचीनतम राजनीतिक दल की स्थापना सन 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन में इस दल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय भूमिका रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजनीतिक नेतृत्व कांग्रेस के हाथों में आया तथा 1967 तक कांग्रेस का वर्चस्व भारतीय राजनीति पर बना रहा। सन 1969 में कांग्रेस के विभाजन हो गए और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के समर्थक का नई कांग्रेस को सत्ता कांग्रेस तथा पुरानी कांग्रेस को संगठन कांग्रेस कहा गया। और सन 1971 में मध्यावधि चुनावों में सत्ता कांग्रेस व संगठन कांग्रेस दोनों ने भाग लिया, जहां एक ओर सत्ता कांग्रेस ने गरीबी हटाओ, बेरोजगारी दूर करो का नारा दिया, वहीं जो दूसरी ओर संगठन कांग्रेस ने इंदिरा हटाओ का नारा दिया। किंतु इन चुनावों में सत्ता कांग्रेस को अप्रत्याशित सफलता मिली तथा कुछ वर्षों तक वह निर्विघ्न शासन करती रही। किंतु 1974 में महंगाई, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अकुशलता के विरुद्ध देश के विभिन्न भागों में आंदोलन होने लगे, जिनका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। सरकार से त्याग पत्र की मांग की जाने लगी। परिणाम स्वरूप 25 जून 1975 को देश के आंतरिक आपातकाल की घोषणा कर दी गई। आपातकाल की स्थिति अत्याचार व स्वेच्छाचारिता का पर्याय सिद्ध हुई और लोकतंत्र का कोई स्थान नहीं रह गया था। सन 1970 में आपातकाल की समाप्ति के उपरांत कुछ हुए चुनावों में कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा और इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस का पुनर्विभाजन हो गया और कांग्रेस अल्स एवं कांग्रेस आई। 1980 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस सत्ता में आई तथा इसी को निर्वाचन आयोग द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मान्यता प्रदान की गई। सन 1984 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को हत्या के उपरांत उनके पुत्र भी श्री राजीव गांधी सत्ता में आए और दुर्भाग्यवश 1991 में उनकी भी हत्या कर दी गई। और इसी वर्ष लोकसभा चुनाव में सफलता प्राप्त कर श्री नरसिंह राव के नेतृत्व में केंद्र में कांग्रेस की सरकार सत्तारूढ़ हुई और श्री राव के 5 वर्ष के यानी हमारे जो नरसिंह राव जी थे उनके 5 वर्ष के शासनकाल में देश में कई घोटाले हुए, जैसे कि शेयर घोटाला, जैन डायरी घोटाला, लाखों भाई पाठक घोटाला, चीनी घोटाला आदि। देश में अपना वर्चस्व स्थापित करने वाले दल में अपनी अनुचित नीतियों और अपने जो अनुचित प्रयासों तथा के कारण जनाधार खो दिया और सन 2004 में यद्यपि कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन सरकार अस्तित्व में आई और निरंतर
2 कार्यकाल तक अर्थात 10 वर्षों तक शासन सत्ता में रही, किंतु उसी की उपलब्धियों के नाम मात्र की रही। कांग्रेस दल का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा था और है भी। अब देखते भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारत में एम.एस. डागे के प्रयासों से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। इसमें एम.एन. राय ने भी सहयोग दिया और इस दल के ने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हुए देश के संघों की सहायता से अपनी विचारधारा का प्रचार किया और 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध के दौरान इस दल ने फूट पड़ गई और इसके पृथक हुआ दल साम्यवादी दल, जिसको मार्क्सवादी कहते हैं, साम्यवादी दल कहलाया। और सन 1980 के चुनावों में इस दल ने बिहार, पंजाब और तमिलनाडु में अच्छी भूमिका का निर्वाह किया। सन 1996 में केंद्र में पहली बार यह संयुक्त मोर्चा के एक घटक के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल में सम्मिलित हुई और पश्चिमी बंगाल, केरल व आंध्र प्रदेश आदि राज्य इस दल के महत्वपूर्ण गढ़ रहे। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है बाल व हंसिया है। क्या है? बाली व हंसिया जो होता है ना, बाली व हंसिया, वो क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह है। अब देखते हैं मार्क्सवादी का। तो इसका चुनाव चिन्ह है हथौड़ा और दरांती। क्या है? हथौड़ा और दरांती। तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सन 1962 में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण किए जाने के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पी.सी. जोशी, अजय घोष एवं एस.ए. डागे जैसे कुछ नेता चीन के विरुद्ध कांग्रेस सरकार को समर्थन देना तथा रूस के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के पक्ष में थे, किंतु इसके विपरीत नंबूदरीपाद व ज्योति बसु जैसे नेताओं का यह मत था कि कोई भी साम्यवादी देश किसी अन्य देश की भूमिका का अधिकार करने की बात सोच भी नहीं सकता। इन नेताओं ने चीन को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप चीन समर्थक नेताओं को कम्युनिस्ट पार्टी से निष्कासित कर दिया गया तथा इन्होंने सन 1964 में एफ.के. गोपालन के नेतृत्व में अपने अलग अलग दल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की और सन 1967 में चुनावों में इस दल को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तुलना में अधिक सफलता मिली। केरल में नंबूदरीपाद के नेतृत्व में तथा पश्चिम में बंगाल में अजय मुखर्जी के नेतृत्व में सरकारें बनाई गई, किंतु अन्य राज्यों में इन्हें सफलता नहीं मिली। और इस दल का जो चुनाव चिन्ह क्या था आपका? हथौड़ा या दरांती? हथौड़ा दरांती है। अब आते इसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी। इस दल की स्थापना 14 अप्रैल 1984 को उत्तर प्रदेश के एक क्षेत्रीय दल के रूप में हुई थी। इस दल को दलित समाज, शोषित संघर्ष समिति एवं पिछड़ी जाति व अल्पसंख्यक समुदाय, कर्मचारी संघ आदि दबाव समूह को समर्थन प्राप्त रहा। इस दल में नेता श्री काशीराम हैं तथा जिन्होंने स्थापना की थी, कौन से? श्री काशीराम हैं तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति इस दल को विशेष रूप से प्रभावित रहा। यह दल दलित व शोषित वर्ग की स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है और सन 1993 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में इस दल ने सपा के नेता श्री मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में मिली जुली सरकार का गठन करने की सफलता प्राप्त की। और उसके बाद सन 1997 में उत्तर प्रदेश में बसपा व भाजपा की गठजोड़ की सरकारें मायावती के नेतृत्व में गठित हुई और सन 1998 में 12वीं लोकसभा चुनाव के समय निर्वाचन आयोग ने बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की और इसका चुनाव चिन्ह हाथी है। और इसके बाद आता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, यानी राष्ट्रवादी जो कांग्रेस पार्टी, इसका गठन 10 जून सन 1999 को किया गया। इस दल का चुनाव चिन्ह नीले रंग की रेखीय घड़ी है और यह मुख्यतः महाराष्ट्र आधारित राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। इस दल के अध्यक्ष शरद पवार हैं और सन 1999 में विदेशी मूल की सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने पर विरोध करने के कारण पार्टी से निष्कासित किए जाने पर शरद पवार, तारिक अनवर व पी.ए. संगमा ने इस दल का गठन किया और सन 2012 में संगमा के साथ 2018 में तारिक अनवर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया।
और इसके बाद आता है जो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। इस दल की स्थापना सन 1998 में ममता बनर्जी के द्वारा की गई थी और सन 2011 के विधानसभा चुनावों में बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को पराजित करके यह दल सत्ता में आया। और ममता बनर्जी पहले कांग्रेस दल में थी, किंतु कांग्रेस की सदस्यता का त्याग कर उन्होंने इस दल की स्थापना की और सन 1999 में इस दल के केंद्र में भाजपा के साथ सहयोग कर गठबंधन की सरकार में भागीदारी की और तत्पश्चात 2009 में यूपीए की गठबंधन सरकार में वही दल कांग्रेस के साथ था, किंतु बाद में कांग्रेस से मतभेद होने पर यह अलग हो गया और वर्तमान में लोकसभा में बड़े राजनीतिक दलों में से एक है। न केवल बंगाल में अपितु मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में भी इसका ठोस आधार है। इसका चुनाव चिन्ह फूल व घास है। अब आता है लास्ट आपका नेशनल पीपुल्स पार्टी। हमारे भारत में राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय है वह 8 है। इसमें से लास्ट है नेशनल पीपुल्स पार्टी। इस दल की स्थापना पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पी.एस. संगमा ने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी पृथक होने के बाद सन 2013 में की थी। सन 2016 में संगमा की मृत्यु के उपरांत कोनराड ने दल का नेतृत्व संभाला और 2019 में निर्वाचन आयोग ने इस दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता दे दी और इसका चुनाव चिन्ह किताब है। अब देखते हैं भारत के प्रमुख जो क्षेत्रीय दल हैं। हमारे भारत में कई सारे क्षेत्रीय दल भी हैं। किसी भी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल पर दर्जा प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि वह लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में डाले गए कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त करे अथवा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 37% सीटें अथवा 3 सीटें इनमें से जिनमें जो भी अधिक हैं 3 जितना आवश्यक है। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का प्रमुख है, जिनमें समाज क्षेत्रीय राजनीतिक दलों कई सारे दल हैं, जैसे कि डीएमके, अन्ना डीएमके, असम गण परिषद, शिवसेना दल, सिक्किम संग्राम परिषद दल, तमिल मनीला कांग्रेस दल, श्रोमणी अकाली दल, बीजू जनता दल, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा दल और आपका मिजो नेशनल फ्रंट आदि दल जो हैं ये काफी क्या है क्षेत्रीय दल हैं। अब देखते भारतीय क्षेत्रीय दलों के प्रमुख विशेषताएं, क्योंकि अभी आपने राजनीतिक दलों की विशेषता पढ़ी। अब देखते हैं क्षेत्रीय दलों की कुछ विशेषताएं हैं। क्षेत्रीय दल का संबंध किसी विशेष राज्य या विशिष्ट क्षेत्र से होता है। नेक्स्ट विशेषता है क्षेत्रीय दल का उद्देश्य राज्य पर राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना होता है और क्षेत्रीय दलों के द्वारा अक्सर अधिक राज्य स्वायत्तता की मांग उठाई जाती है। क्षेत्रीय दलों के द्वारा जाति, समुदाय, क्षेत्र, भाषा व स्थानीय संसाधनों में दोहन आदि से संबंधित मांगे उठाई जाती हैं। क्षेत्रीय दल समानता क्षेत्र विशेष से किसी भी धार्मिक, भाषाई या जातीय समूह के साथ अपनी पहचान बनाता है और भारत में क्षेत्रीय दलों के उदय के लिए विभिन्न कारक उत्तरदायी रहे हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। विविधतापूर्ण भारतीय समाज, जाति बहुलवाद, आर्थिक विषमताएं, क्षेत्रीय असंतुलन, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, केंद्र में सशक्त विपक्षी दल का भाव, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूर्ण करने में केंद्र की विफलता, दलीय गुटबंदी, आदिवासी समूहों में अलगाव, ऐतिहासिक कारणों में कुछ वर्गों में पृथक पहचान बनाने की इच्छा, राजनीतिक में जाति व धर्म का प्रभाव तथा क्षेत्रीय नेताओं का प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व। भारतीय राजनीतिक क्षेत्रीय दलों की अहम भूमिका रही है। ये दल केंद्र राज्य संबंधों में प्रकृति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। केंद्रीय सरकार को क्षेत्रीय समस्याओं के प्रति जागरूक बनाने तथा के साथ साथ राज्यों में अधिक स्वायत्तता प्रदान करने में भी मांग करते हैं, जिससे कि राज्य सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वाह कर सकें। जो क्षेत्रीय दलों के माध्यम से जनता की राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि होती और क्षेत्रीय स्तर पर बेहतर स्तर व लोकतांत्रिक शासन की स्थापना संभव हो पाती है। क्षेत्रीय समस्याओं का ध्यान केंद्रित करने के कारण जनता की राजनीतिक में रूढ़ि बढ़ जाती है और जनता का राजनीतिक दृष्टि से जागरूक होना सफल लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है। केंद्रीय सरकार यदि निरंकुश होने लगती है तो क्षेत्रीय व स्थानीय स्तरों पर जनहित
की अवहेलना करती है, तब क्षेत्रीय दलों के माध्यम से ही केंद्रीय सरकार व नियंत्रण स्थापित किया जाता है। क्षेत्रीय हितों का प्रोत्साहन देने वाले राजनीतिक दलों को जनता का समर्थन भी प्राप्त होता है और संसदीय लोकतंत्र व संघात्मक शासन की सफलता के लिए भी क्षेत्रीय दलों का अनिवार्यता से इनकार नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता के बाद भी क्षेत्रीय दल राज्य के स्थानीय स्तर पर प्रभावी भूमिका निभाते आए हैं, किंतु गठबंधन की राजनीति के दौर में राष्ट्रीय राजनीति में भी क्षेत्रीय दलों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। केंद्र की गठबंधन सरकारों को इन दलों का समर्थन देकर सत्ता में भागीदारी की है और आज के समय में भारतीय राजनीति का एक प्रमुख लक्षण गठबंधन की राजनीति है, जिसमें से क्षेत्रीय दलों की सहभागिता और ये गठबंधन मुख्यतः दो नेतृत्वों में है, भाजपा और कांग्रेस में विभक्त है। तो आज हमने जाना कि राजनीतिक दल व दलीय राजनीति क्या है, हमारे भारत में राजनीतिक दल कैसी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।